गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हम हमारे पाठ्यक्रम में जो पाठ्य पुस्तक हमारी कृतिका उसमें से अध्याय नंबर 2 जॉर्ज पंचम की नाक नामक जो अध्याय है, इसी पर आज चर्चा परिचर्चा करेंगे। इसके जो रचयिता है कमलेश्वर जी है और कमलेश्वर जी नई कहानी के दरमियान आते हैं, ठीक है। और नई कहानी के संदर्भ में मैंने आपको पहले बता था, नई कहानी का जो दौर शुरू होता है 1960 के बाद का जो दौर है वो नई कहानी का दौर शुरू होता है। 1960 से शुरुआत मानी जाती है नई कहानी की। और इसमें नई कहानी में क्या कुछ होता है, इसमें इसमें एक तो जो साहित्यकार होता है वो साहित्यकार बगैर पात्रों के, बगैर घटना के, बगैर विचारों के कहानी लिखने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसा कि हम उसमें एक्सरसाइज में पढ़ भी चुके हैं इस संदर्भ में, ठीक है। तो आप कमलेश्वर जी का जीवन वृत्तांत जान लीजिएगा। कमलेश्वर जी नई कहानी के सुविख्यात रचनाकार रहे हैं। इनका जन्म 6 जनवरी 1932 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी कस्बे में हुआ था। बचपन में इनके पिता का निधन हो गया था। इनकी माँ वैष्णव संस्कारों की औरत थी। मैनपुरी से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और बाद में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद से एमए हिंदी में पास किया। पत्रकारिता से भी इनका विशेष लगाव रहा है। नई कहानी, सारिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर का संपादन कमलेश्वर जी ने अच्छी प्रकार से किया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन, ये जो नई कहानी, सारिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ये पत्रिकाओं के नाम है चारों। ये 4 पत्रिका इन्होंने संपादित की थी कमलेश्वर जी ने, ठीक है। तो एस्टेट 2012-13 में ये पूछा भी गया था, इसमें से सारिका किसकी रचना है, किसकी पत्रिका है, कमलेश्वर जी की, ठीक है। तो आगे चलिएगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर इन्होंने अनेक परिचर्चाओं में हिस्से लिए हैं। जीवन के कुछ वर्ष इन्होंने बंबई की फिल्मी दुनिया में भी व्यतीत किए। वहां इन्होंने अनेक फिल्मों और दूरदर्शन धारावाहिकों की पटकथाएं व संवाद भी लिखे। इनकी कहानियों में कस्बे, मैनपुरी, इलाहाबाद, दिल्ली, बंबई जैसे महानगरों का रंग स्पष्ट नजर आता है। इनका 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से इस महान साहित्यकार का निधन हो गया था। इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाएं देख लीजिएगा आप। आपके इसमें पुस्तक में है ना, अंत में दिया हुआ है पेज, लास्ट में जो अंतिम पेज है उनमें जीवन वृत्तांत दिया हुआ है, ठीक है। तो रचनाएं हैं राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, मार्स का दरिया, बयान, खोई हुई दिशाएं, तलाश, जिंदा मुर्दा, आधी दुनिया, मेरी प्रिय कहानियां। जो उपन्यास है काली आंधी, समुद्र में खोया हुआ आदमी, वही बात, एक सड़क, स्थान, गलियां, सुबह दोपहर शाम, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान। जो नाटक है चारुलता, अधूरी आवाज, कमलेश्वर के बाल नाटक। जो यात्रा वृतांत इन्होंने एक ही लिखा है। खंडित यात्राएं, संस्मरण भी इन्होंने एक ही लिखा, वो है अपनी निगाह में। समीक्षा भी इन्होंने एक ही लिखी है। नई कहानी की भूमिका, समानांतर सोच, मेरा पन्ना। समीक्षा क्या होती है ये थोड़ा सा जान भी लीजिएगा, शायद आपको न पता हो। सम जमा इक्सा, सम का मतलब होता है बराबर का, और इक्सा का मतलब होता है देखना। इक्स धातु से बनता है, संस्कृत के इक्स धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है देखना, यानी कि बराबर से देखना। अब समीक्षा का जो पर्यायवाची लेके चले तो आलोचना, किसी भी साहित्यकार की या किसी साहित्यकार की रचना की जब, या कोई भी वस्तु है उसकी जब आलोचना की जाती है, हम अधिकतर क्या करते हैं, 90% जो आलोचना करते हैं वो एक ही चीज को देखकर, उसके अवगुणों को देखकर आलोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन
जो एक अच्छा साहित्यकार होता है या फिर कोई बुद्धिजीवी प्राणी होता है, अगर वो आलोचना करेगा तो वो दोनों पक्षों को साथ लेके चलता है, दोनों पक्षों को, उसके गुण भी और अवगुण भी, मेरिट और डिमेरिट दोनों को साथ में लेके चलेगा, तब उस रचना की या उस साहित्यकार की या किसी वस्तु के पदार्थ की आलोचना की जाती है, उसकी समीक्षा की जाती है। ठीक है, उसमें क्या समीक्षा का मतलब क्या, उसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या उसमें दोष है, और क्या क्या उसमें खूबी है, उसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उन सभी को लोगों के समक्ष दर्शाना और उसमें अपनी राय प्रकट करना। ठीक है, वो समीक्षा होती है। ठीक है ना, तो आगे चलिएगा। इस तरह से इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं अगर जाने तो नई कहानी के प्रमुख ये साहित्यकार माने गए हैं, और इनकी कहानियों में आधुनिक जनजीवन की विभिन्न विसंगतियों, कुंठाओं, पीड़ाओं और वर्जनाओं का चित्रण यथार्थ के धरातल पर किया गया। समाज का प्रत्येक पक्ष इनकी कहानियों में उभरा हुआ है, साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनमें आधुनिक समाज में व्याप्त स्वार्थ, घृणा, नफरत, घुटन, संत्रास, आत्महत्या जैसी भावनाओं का मार्मिक चित्रण साहित्यकार ने अपनी रचनाओं में किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कमलेश्वर जी ने अपनी जो लेखनी चलाई है वो आधुनिक मूल्यों की अन्वेषणा पर भी चलाई है। अन्वेषणा होता है खोज करना, और इनमें जीवन की त्रासदी को भी लोगों के सामने कमलेश्वर जी ने प्रकट किया। कहीं कहीं व्यंग्यात्मक शैली का भी साहित्यकार ने प्रयोग किया, जैसे व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम से समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार, जो पाप इत्यादि होते हैं, संवेदनहीनता और आर्थिक विषमताओं का चित्रण साहित्यकार ने अपनी रचनाओं में बेबाकी के साथ किया है। इस तरह से इनकी कहानियों में आधुनिक जीवन में व्याप्त बनावटीपन और खोखलेपन का जो पर्दाफाश है वो यथार्थ दृष्टि से हुआ है। ठीक है, तो ये जो इनकी अगर भाषाशैली की बात करें, साहित्य इस महान साहित्यकार की भाषाशैली के संदर्भ में जाने तो कमलेश्वर की कहानियों की भाषा प्रेमार्जित है। प्रेमार्जित होता है जिसमें सुधार हो चुका है, मॉडिफाई हो चुकी है जो, ठीक है, उसमें कोई किसी प्रकार की गलती न रहना। और इसमें इन्होंने यथावह अवसर पर उर्दू, अंग्रेजी, आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया। मुहावरों के सटीक प्रयोग से इन्होंने अपनी भाषाशैली को प्रभावी बनाया है। इस तरह से इनकी अधिकांश कहानियां वर्णनात्मक और आत्मकथ्यात्मक शैली में लिखी गई हैं। अपनी लेखन शैली में इन्होंने लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता को भी अधिक प्रयोग किया है। लक्षण शब्द शक्ति का भी अधिक प्रयोग, अधिक सारा लिया है, और प्रतीकों का भी अधिक प्रयोग किया है साहित्यकार ने। तो ये इस महान साहित्यकार का जीवन वृत्तांत था। ये जो जॉर्ज पंचम की नाक है, ये हमारे पाठ्यक्रम में कहानी के रूप में है। अगर पेपर में ये पूछा जाए तो ये कैसी विधा है, तो ये कहानी के रूप में हमारे व्यंग्यात्मक कहानी लगा लीजिएगा, या खाली कहानी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कहानी के रूप में अगर इस अध्याय का सारांश अगर हम जाने तो सारांश जान लीजिएगा। इस अध्याय में साहित्यकार ने किस संदर्भ में अपनी व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। ठीक है, देखिए, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी, और सारे देश की अखबारें इस शाही दौर की खबरों से भरी पूरी रहती थी। जितने भी अखबार देश में निकलते थे उन सभी में इनके दौरे की, जो रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत देश का दौरा करने वाली थी, वो उन्हीं की खबरें होती थी। ठीक है, और यहाँ तक कि लंदन से उड़ने वाली हर खबर यहाँ सुर्खियों में, यहाँ पर सुर्खियां बन जाया करती थी। और इस तरह इस दौरे के लिए छोटी से छोटी बात भी सबकी, छोटी से छोटी बात पर भी सबकी निगाह टिकी रहती थी। वहां का जो दर्जी है, वहां यानी कि रानी एलिजाबेथ का जो दर्जी था, उनकी एक परेशानी थी कि महारानी जब हिंदुस्तान जाएगी और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल का दौरा करेगी, तो महारानी एलिजाबेथ क्या पहनेगी, ये रानी एलिजाबेथ क्या पहनेगी, इनके दर्जी की यही चिंता थी।
उनके सेक्रेटरी, जासूस, फोटोग्राफर सब भागदौड़ में लगे हुए रहते थे। और इस तरह से रानी ने 400 पाउंड खर्च करके हल्के नीले रंग का एक रेशमी सूट भी इस शाही दौर के लिए बनवाया था। और जिसकी खबर भी इस सूट की, इस ये जो 400 पाउंड का हल्के नीले रंग का जो रेशमी सूट रानी ने इस शाही दौर के लिए बनवाया था, इसकी खबर भी अखबारों में प्रतिदिन छप जाया करते थे। तो इस तरह से रानी की जन्म पत्री और प्रिंस फिलिप के कारनामों के अतिरिक्त अखबारों में उनके नौकरों, उनके बावर्चियों, उनके खानसामों, उनके अंगरक्षकों और यहाँ तक कि उनके कुत्तों की तस्वीरें भी अखबारों में छपा करते थे। और दिल्ली में तो शाही सवारी के आगमन से धूम मची रहती थी। वहां की सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली जो सड़कें थी वो हमें प्रतिदिन साफ, उनकी सफाई होती थी। इमारतों को सजाया जाता था, संवारा जाता था। पर एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई थी, वो थी नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं थी। कई राजनीतिक पार्टियों ने इस मूर्ति को लेकर आंदोलन भी किए थे, कई प्रस्ताव भी पास कराए थे, अनेक भाषण भी दिए थे और गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी। लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, कुछ लोग इसके पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में। अब जॉर्ज पंचम कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कभी मैं आपको वैसे इसका सारांश बताता जाऊं और आप मुंह लटकाए बैठे रहो। जॉर्ज पंचम ब्रिटिश ब्रिटिश जो ये ब्रिटिश इंग्लैंड है, इंग्लैंड के शासक रहे हैं। इंग्लैंड के एक महान शासक के रूप में उन्हें जाना जाता है, काफी प्रसिद्धि रही है जॉर्ज पंचम की, ठीक है। और भारत में वो, यहाँ पर भारत में भी वो उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें शासक के रूप में भेजा था जॉर्ज पंचम को, ठीक है। तो आगे चलिएगा। इस तरह से सरकार ने जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए थे भारत सरकार ने। पर हादसा हो ही गया। जिस चीज की भारत सरकार को मतलब चिंता थी, जिस ये उनके दिमाग में ये सवाल घूम रहे थे कहीं इनकी नाक कोई चुरा ना ले, वही हुआ आखिर में। और इस तरह से इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक अचानक गायब हो गई और हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे और वो लगातार गश्त भी लगा रहे थे। लेकिन जो लाट थी, यानी कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी, उस मूर्ति की नाक गायब हो गई। अब महारानी जो एलिजाबेथ है, रानी एलिजाबेथ इस शाही दौर के लिए आने वाली थी और लाट की नाक ना, लाट पर कोई नाक नहीं थी। तो इस तरह से भारतीय कर्मचारियों के सामने, भारतीय शासकों के सामने ये काफी परेशानी हो गई थी कि अगर रानी एलिजाबेथ इस रास्ते से चली गई और उनकी नजर अचानक से इस मूर्ति की ओर गई और तो वो अपना अपमान समझेगी, हम भी अपना अपमान समझेंगे, क्योंकि उनकी मूर्ति पर, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक तो है नहीं, बाकी सब कुछ है। इस तरह से देश के भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में उपस्थित सभी इस बात से सहमत थे कि लाट की नाक तो, इस लाट पर नाक तो होनी चाहिए, लेकिन वो जो नाक है वो नाक न लगाई गई तो देश की नाक भी नहीं बचेगी। ये भारतीय कर्मचारियों की, भारतीय शासकों में आपस में चर्चा परिचर्चा हुई और इस तरह से उच्च स्तर पर सलाह मशविरे भी हुए और आखिर में ये निश्चित किया गया कि किसी भी मूर्तिकार से मूर्ति को नाक लगवा दी जाए। किसी भी मूर्तिकार को बुलाकर मूर्ति को किसी भी तरह नाक लगवा दी जाए। आखिर में मूर्तिकार को बुला लिया गया और मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी, पर उसे पता होना चाहिए कि वह जो नाक है, वो मूर्ति है, वो किस जगह से बनकर आई थी, कब बनी थी और इसके लिए पत्थर कहाँ से ला गया था। और इस तरह से पुरातत्व विभाग से जानकारी मांगी गई, पर वहां से इस बारे में, इस मूर्ति के संदर्भ में कुछ भी जानकारी हासिल नहीं हो पाई। और मूर्तिकार ने आखिर में सुझाव दिया कि देश के हर पहाड़ पर मुझे जाना पड़ेगा, हर देश का प्रत्येक कोने में मुझे जाना पड़ेगा, हर एक नेता की वो मूर्ति को खंगालना पड़ेगा
और वैसा ही पत्थर ढूंढ कर लेकर आना पड़ेगा जैसा मूर्ति में लगा हुआ है। इस तरह से हुकामों ने उसे आदेश भी दे दिया और मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौर पर निकल गया। ये जो मूर्तिकार था वास्तव में देखे तो ये कोई ड्राइंग ये मूर्तिकार नहीं था। ये ठीक है, ये सभी कुछ अध्याय में पढ़ाएंगे। क्योंकि ये जो मूर्तिकार था, ये मूर्तिकार क्या था, ये वो करता था, क्या नाम है, सरकारी खजाने का दुरुपयोग करता था। ठीक है, ये सरकारी खजाने पर भ्रमण करने की इनकी इच्छा रहते थे कि व्यर्थ में ही पैसे को गवाते रहे, क्योंकि उसका अपना तो पैसा लगना नहीं था, सरकार का पैसा लगना था। ठीक है, तो एक लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो इस तरह से उसने जो जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई मोतीलाल जी को, उसने वैसा पत्थर खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे वैसा पत्थर कहीं पर भी नहीं मिला। और उसने आखिर में सरकारी कामों को आकर बोल दिया कि मैंने है ना सारी चीजें ये जानकारी हासिल की, लेकिन ऐसा हर एक जगह से, लेकिन वो मुझे ऐसा पत्थर कहीं नहीं मिला। लगता है कि ये जो पत्थर है ये पत्थर विदेशी है। इस तरह से मूर्तिकार ने एक सुझाव दिया कि देश में नेताओं की, हमारे जो क्रांतिकारी जो नेता हैं उनकी अनेक मूर्तियां लगी हुई है, और उनमें से किसी न किसी एक की जो लाट है, एक की नाक इस लाट पर अवश्य ही फिट बैठ जाएगी। इस तरह से सभापति ने उस सभा में उपस्थित सबकी सहमति से ऐसा करने का मूर्तिकार को आदेश दे दिया, और ये भी सावधान रहने की बात समझा देगी ताकि ये खबर है, ये खबर अखबार वालों तक न पहुंचे। और इस तरह से मूर्तिकार ने फिर देश भर का दौरा किया। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। उसने दादाभाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कोवस जी, जहांगीर, गांधी जी, सरदार पटेल, महादेव देसाई, गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन राय, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्ला, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सत्यामूर्ति, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि सब की मूर्तियों को भली भांति अच्छे से देखा और परखा। अब ये जितने भी नाम आए हैं, ये सभी के सभी महान क्रांतिकारी हुए हैं भारत देश में, और इन्होंने देश को आजाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने प्राणों के बलिदान कर दिया। भारत देश के प्रत्येक कोने से ये नाम आए हैं। ठीक है, चाहे बंगाल है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे पंजाब है, हर एक कोने से ये नाम आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से सभी के नाक की माप ली उसने, और सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। यानी कि ये नाक सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। क्यों थी? क्योंकि नाक से मतलब है मान सम्मान से, नाक से मतलब मान सम्मान से, क्योंकि इन सब का मान सम्मान भारत देश में बहुत ही ज्यादा था। और यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनका मान सम्मान भी भारत देश में बहुत ज्यादा था। जबकि जॉर्ज पंचम का कोई मान सम्मान नहीं था, उससे ज्यादा मान सम्मान भारत देश में छोटे बच्चों का होता था। ठीक है, और वो इस पर उनकी नाके भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर फिट नहीं बैठ पाई। इस बात से बड़े हुकामों में खलबली मच गई। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो रानी के स्वागत का कोई मतलब नहीं हो सकता। इस तरह से आखिरकार मूर्तिकार ने एक और सुझाव दिया कि एक ऐसा सुझाव जिसका पता किसी को नहीं लगना चाहिए था, कि देश की 40 करोड़ जनता में से किसी की जिंदा नाक काट कर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। और ये सुनकर सभापति परेशान भी हुआ, पर मूर्तिकार को इसकी इजाजत दे दी गई। अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई और मूर्ति के आसपास का तालाब सूखा कर उसे साफ कर दिया गया। उसकी रवाब निकाली गई, रवाब होता है काई, ठीक है, और ताजा पानी डाल दिया गया ताकि लगाई जाने वाली जिंदा नाक सूख न पाए। वह
आखिर वो दिन भी आ गया जब अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगा दी गई है, और जो बिल्कुल भी पत्थर की नहीं लगती। इस तरह से उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उल्लास और उत्साह की खबर नहीं छपी, और किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। ऐसा लगता था कि जैसे जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाने से सारे देशवासियों की नाक कट गई है, यानी कि सब भारतीयों ने उस चीज का विरोध किया था। कोई किसी के मान सम्मान के लिए नहीं गया था, किसी ने कहीं जाकर कोई रिबन नहीं काटा था, किसी ने किसी का कोई स्वागत नहीं किया। इस तरह से उन्होंने विरोध प्रकट किया इसका, जॉर्ज पंचम का। ठीक है, जॉर्ज पंचम की नाक का जो उन्होंने भारतीयों ने क्या किया, भारतीय होकर भी ब्रिटिश शासक का इतना मान सम्मान करने के लिए वो इतने मतलब चिंतित होते हुए दिखाई दिए, जबकि वो जितने ये भारतीय शासक ये भारतीय क्रांतिकारी रहे हैं, चाहे गुरुदेव रविंद्रनाथ हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, राजा राम मोहन राय हो, इनके लिए उन्होंने कभी इतनी चिंता नहीं की। चाहे इनकी बाजू टूटी हुई है मूर्ति की, चाहे इनकी नाक टूटी हुई है इनकी मूर्ति की, लेकिन उनके लिए तो उन्होंने इतनी चिंता नहीं की। जबकि विदेशी होते हुए भी उस जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जो नाक नहीं थी उसके लिए उन्होंने बड़ी चिंता व्यक्त की। क्यों? अब देखो, भारतीयों ने इसका विरोध करना भी जायज था, भारतीयों का विरोध करना भी जायज था, क्योंकि करीबन इंग्लैंड देश ने 200 वर्षों तक भारत देश पर अपना कब्जा जमाए रखा, और भारत देश की धन दौलत को लूट खसोट कर अपने देश ले गए। ठीक है, तो इस तरह से भारत देश को बिल्कुल ही जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला जो देश था उसको बिल्कुल ही कंगाल कर दिया, बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया था इन्होंने। इस चीज का भी जो दुख था वो भारतीयों के मन में विद्यमान था। ठीक है, इस तरह से जिन विदेशियों ने हमारे देश को इतने लंबे समय तक गुलाम बना कर रखा था, उनकी नाक के लिए हम अपनी नाक कटवाने को क्यों तैयार रहते हैं? ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आप देखोगे भी, वैसे किसी के मान सम्मान में किसी का कोई साधारण व्यक्ति है या कोई खिलाड़ी है, अगर उसका मान सम्मान करने के लिए इतने लोग एकत्रित नहीं होते ना, चिंतित होते हैं। ठीक है, अगर कोई नेता आ जाए, नेता चाहे भले ही किसी पार्टी का हो, उसके मान सम्मान के लिए पूरा का पूरा जन सैलाब खड़ा हो जाएगा। सभी एसपी डीएसपी आईजी डीआईजी सभी के सभी लाइन में खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें इस देश में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी चिंता इस देश की है तो यही है। क्योंकि कुछ है जैसे ये नहीं का कहते हैं, इसमें क्या नाम है, अपने गांव की या ये जो बुजुर्ग यही कहते हैं, अगर घर का भक्त हो ना, घर में अगर कोई भक्ति करता है तो उसको कोई नहीं पूछता। उस व्यक्ति को अगर घर में कोई पूजा पाठ करता है, उसको मान सम्मान घर में नहीं होता, बाहर के उसका मान सम्मान अवश्य करेंगे। ये रियलिटी है। अगर आपके गांव में आपके आसपास कोई परमपिता परमात्मा का जाप करता है, सुमिरन करता है, भक्ति करता है, गांव का व्यक्ति आप देखोगे, कभी देखना, गांव का व्यक्ति एक दो ही मिलेगा उसके पास, लेकिन बाहर के व्यक्तियों की पूरा का पूरा झुंड समूह वहां पर एकत्रित होगा उनके पास। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी कमी हम भारतीयों की है। हम दूसरों के मान सम्मान के लिए तो बड़े चिंतित रहते हैं, दूसरों के कामकाज के लिए बड़े चिंतित रहते हैं, अपना भला ही कितना नुकसान हो जाए। ठीक है, अगर हम अपने अपने मान सम्मान से मतलब ये नहीं है मेरा कि खुद के मान सम्मान, अपने मान सम्मान से मतलब है कि ये जो जितने भी भारतीय क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके मान सम्मान से। ठीक है, हम दूसरों के मान सम्मान के लिए तो इतने चिंतित होते हैं, लेकिन अपने जो भारतीय हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण तक त्याग दिया, उनके मान सम्मान का कहीं हम जिक्र नहीं करते, ना ही उनका मान सम्मान करते हैं इतने अच्छे प्रकार से। ठीक है, एक दिखावटीपन रखते हैं, चाहे भारतीय नेता हो जनता हो।
ठीक है, ये कटाक्ष व्यंग्य है। तो ये इस अध्याय का सारांश था। आप कर रखना, ठीक। पेन पेंसिल अपने साथ रखना। तो इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। सारांश मैंने आपको बता दिया, इस महान साहित्यकार का जीवन वृत्तांत मैंने आपको बता दिया। तो शुरू कीजिएगा। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाले थे। मई, मई का मतलब होता है के साथ, के साथ, ठीक है, अपने पति के साथ, ठीक है। तो अंग्रेजी में शायद इसे विद देम बोलते होंगे, विद देम बोलते होंगे, मुझे इतना ज्यादा पता नहीं, देख लेना। तो अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी कि शाही दौर के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। ये प्रश्न बन जाएगा, रानी एलिजाबेथ के दर्जी के परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को किस प्रकार तर्क सहित, तर्क संगत ठहराएंगे हम? तो इसमें हम यही जवाब देंगे कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण रानी के जाने वाले वस्त्रों की एक तर्क संगत थी, ताकि वह दूसरों के द्वारा की जाने वाली प्रशंसा को सहज रूप से बटोर सके। इस तरह से एलिजाबेथ उस देश की रानी थी जिसने उन देशों पर राज्य किया था जहां अब वह दौरे के लिए पधार रही थी। हर व्यक्ति की दृष्टि में पहली झलक शारीरिक सुंदरता और भी होती है, और उसी से वह बाहर से आने वाले के बारे में अपने विचार बनाने लगता है, सोचने लगता है। इसलिए दर्जी रानी के लिए अति सुंदर और उच्च स्तरीय वस्तु है। ये आप इस क्वेश्चन के आंसर में बताओगे, ठीक है। आगे चलिएगा, आगे चलिए। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी, शायद जासूस भी उनके पहले से ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। सेक्रेटरी क्या होता है? ये सचिवालय, अंग्रेजी में इसे सेक्रेटरी से बोलते हैं और हिंदी में सचिवालय। सचिवालय का मतलब है जहां पर सरकारी अफसरों का जो दफ्तर होता है, उसको बोलते हैं सचिवालय, ठीक है। आगे उनकी नया निकलने के चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। ये जो जाने यही है कि इस पंक्ति की पुनरावृत्ति हुई है, इन शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, इसकी ये पहचान होती है हिंदी में, ठीक है भाई। आगे चलिएगा। इंग्लैंड के अखबारों की कतर ने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। कतरने क्या होती है? जो कटिंग होती है ना, कई बार हम मान लो कोई अच्छी खबर होती है या कोई फोटो वोटो होता है अखबार में, वो काट कर अपने पास फाइल में रख लेते हैं या चिपका लेते हैं दीवार पे। तो कतरने का मतलब होता है कटिंगे, ठीक है। छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उन्हें कतरने, उन्हें क्या बोलते हैं? तो आगे चलिए, इन्हें हल्के बनवाया है, इसमें क्राउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी।
प्रिंस फिलिप रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खान सामों, अंगरक्षकों की पूरी की पूरी जीवनियां देखने में आई। बावर्ची होते हैं जो रसोई होते हैं। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। संघ इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। इसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। उसकी शान शौकत के क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता, बेसाख्ता होता है स्वाभाविक रूप से, नेचुरल तरीके से, मुंह से निकल गया। उर्दू शब्द है ये। वह क्या निकल गया मुंह से? वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं, और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा कि देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट कैसे होने लगा। अब देखो, इंग्लैंड की जो रानी एलिजाबेथ थी, वो शाही दौरे के लिए भारत, पाकिस्तान और नेपाल का दौरा उसे करना था। और जो दिल्ली में जो सड़कें टूटी फूटी हुई थी, उनकी मरम्मत की गई। जहां सड़कें नहीं बनी हुई थी, जहां कच्ची थी, उन्हें पक्का कर दिया गया। और सड़कों के किनारों पर क्या कर दिया गया? सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगा दिए गए। और जो तालाब था सड़क के किनारे, उस तालाब को सुखाकर, उसके काई को निकाल कर अच्छे से सफाई करके उसमें पानी भर दिया गया। इस तरह से जो सड़कें थी, वो जो सड़कें, वो सड़कें क्या थी? वो सड़कें एक जवान लड़की की भांति दिखनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उनकी मरम्मत हो चुकी थी। वो बिल्कुल नई ताजी दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। और करिश्मा तो ये और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीन क्या होता है? नाजनीन उर्दू शब्द है, कोमल अंगों वाले। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई औरत है या कोई लड़की है जिसके सॉफ्ट अंग होता है, नरम अंगों वाली, कोमल अंगों वाली, साफ सुथरे, तो उसे नाजनीन बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, कोमल अंगों वाली औरत को नाजनीन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कोमल अंगों वाली औरत की भांति वो सड़कें नई दिल्ली की दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। ये क्वेश्चन बन जाएगा। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। ठीक है, तो यह नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। दास्तान होता है कहानी। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यहाँ तक निशान लगा लीजिएगा, बाकी करेंगे कल। ठीक है।